आज सेकंड पार्ट लेंगे हम गैप डेवलपमेंट का। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा रहा उसमें हमने पार्ट फर्स्ट पे बात की थी, मींस के दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया और 1929 से ये हमने हिस्ट्री स्टार्ट की और 1950 तक प्रीवियस लेक्चर हमारा रहा कि 1950 तक हमने एंड किया था। आज का लेक्चर है हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे 1950 से के बाद गैप डेवलपमेंट में यह हिस्ट्री क्या रही और किस तरह डिफरेंट प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप होते रहे। तो इसके बाद जो लेक्चर हो चुके हैं इनकी मैं आपको बुक से कुछ स्लाइड्स या कुछ पेजेस शेयर कर दूंगा, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे देख लें। यहाँ हमने कुछ डिटेल में पढ़ा है तो बुक में है आपको थोड़ा सिंपल नज़र आएगा और थोड़ा ब्रीफ है, तो आप जो भी फॉलो करें इन स्लाइड्स को फॉलो करें, आपकी मर्ज़ी है, या आप बुक को फॉलो करें। और जो बुक चार्ल्स एच गिब्सन की मैंने आपके साथ शेयर की है वहाँ भी आपको ये टॉपिक मिल रहे हैं, और इसके अलावा भी मैं आज आपको इस लेक्चर के साथ कुछ बुक्स के पेजेस शेयर कर दूंगा। अब हम 1957 टाइम देख लेते हैं। मैंने कुछ जो ज़रूरी यहाँ ईयर्स हैं या एरर्स हैं वो शो कर रहा हूँ, उन पे बात कर रहे हैं। अगर हम इन पे बात करते रहें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी क्लासेस हमारी इस टॉपिक में लग जाएंगी। तो हमने इसे क्योंकि एक या 2 वीक में कंप्लीट करना है इस वीक को, तो हमें कोशिश करेंगे कि बस हमें कुछ हमारा आइडिया क्लियर हो जाए, कुछ समझ लें हम कि जो गैप प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं या जिनको अप्लाई करते हैं, जो अकाउंटिंग जिनकी बेसिस पे हम कर रहे हैं, तो ये इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट कब से ज़रूरत क्यों पड़ी और किन किन ईयर्स में क्या क्या काम होता रहा। तो आज हम 1957 पे देख लेते हैं कि 1957 में क्या काम हुआ। इन 1957 अकाउंटिंग रिसर्च बुलेटिन्स 48, मैंने लास्ट टाइम भी कहा रिसर्च बुलेटिन्स के जब डिफरेंट टॉपिक्स पे, प्रॉब्लम्स पे या इश्यूज पे रिसर्च हो रही होती थी और डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई थी, तो उन कमेटीज़ का काम ये था कि एंड पे अपने कंक्लूजन या अपने रिकमेंडेशंस को वो पब्लिश करें। तो ये बुलेटिन्स, रिसर्च बुलेटिन्स फिर इशू हो रहे थे साथ साथ कि हाँ 1957 में एक और रिसर्च बुलेटिन इशू हुआ कि अब अगर अकाउंटिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में रजिस्टर हैं, वो अब क्या करेंगी कि द कमेटी अलाउज द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। आप एक मेथड पढ़ते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, तो यहाँ अलाउ किया गया कि अब कंपनीज, इस कमेटी ने अलाउ किया, जो ऑलरेडी हम कमेटी पहले पढ़ चुके हैं, तो कमेटी वही चल रही हैं स्लाइड्स हमारी, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड आपने देखा। तो अब ये इस कमेटी ने अलाउ किया कि जब कंपनीज देखें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉर बिजनेस कम्बिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अटेंडेंट सर्कमस्टांसेस, कि यहाँ ये कहा गया कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज यूज़ कर सकती हैं अगर बिजनेसेस कम्बिनेशन में जाते हैं, यानी हम जैसे वेंचरिंग पढ़ते हैं। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट हम कहते किसे हैं कि बेसिकली पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट जो है, आप कह सकते हैं कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेयर द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स ऑफ टू कम्बिनेशन आर कंबाइनिंग बिजनेसेस entities are summed and then recorded at their historical cost। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स आपस में कंबाइन हो रही होती हैं, तो उनकी जो भी एसेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी रिजर्व हैं, उनको कंबाइन करके उनको हिस्टोरिकल कास्ट पे क्या कर लें, आप रिकॉर्ड करेंगे। आप ये हो गया पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। आप अपनी इंटरेस्ट्स को, अपने, आप कह सकते हैं कि एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को, अपनी वैल्यूज़ को, इंटरेस्ट में वैल्यूज़ को कह रहा हूँ, आप हैं उन तमाम को आप हिस्टोरिकल कास्ट आप समझते हैं कि जो आपकी एक्वायर्ड वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, उसी पे आप क्या कर लेंगे, पूल कर लेंगे, उनको आप कंबाइन कर लेंगे। तो ये हम जब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पढ़ते हैं, ये 1957 में अलाउ हुआ। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट में। तो यहाँ वही बात सारी अब हम देख रहे हैं कि वो प्रिंसिपल बने कैसे हैं और उन अकाउंटिंग कैसे हो रही है। ये स्टेटमेंट्स जो बनती हैं, ये अकाउंटिंग साइकिल है, मुकम्मल जो प्रोसीजर्स हैं हमारे सामने, तो ये इन ईयर से होते हुए अकाउंटिंग होती रही। अब है 1958 में क्या काम हो, देखिए इसकी काफ़ी डिटेल है, इस पर कमेंट्स भी हैं। 1957 पे अगर देखा जाए तो कमेंट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कमेंट्स या मुकम्मल डिटेल चाहिए तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको मुकम्मल डिटेल भी इनकी शेयर कर दूंगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में अभी हम जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारी आउटलाइन की सब्जेक्ट की, तो हम कुछ
अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि किन ईयर्स में क्या काम हुआ और इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कुछ देख रहे हैं। 1958 में क्या काम हुआ कि अकाउंटिंग रिसर्च बुलेटिन 44, अब 44 को रिवाइज किया गया 1958 में। द कमेटी फेवर्स डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग व्हेन टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड्स डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस विच इज़ कंट्रोवर्शियल बुलेटिन। अब इस ईयर में क्या कहा गया कि डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग जब हम करते हैं, डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग आप समझ रहे होंगे कि आई थिंक आप टैक्सेशन मैनेजमेंट भी आप इसी सेमेस्टर में आई थिंक आप देख रहे हैं, टैक्स मैनेजमेंट टैक्सेशन। डेफर्ड टैक्स आप देखते हो कि जब आप एक्स्ट्रा या ज़्यादा टैक्स पे कर चुके हैं, यानी आप टैक्स दे चुके हैं, आपने टैक्स ज़्यादा दे दिया या आप ज़्यादा पेनलाइज हुए, आपको जितना देना था उससे ज़्यादा आप चार्ज हो चुके हैं, तो फर्दर अब आप अपने एसेट साइड पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये टैक्स जो है ये नेक्स्ट ईयर में जाके एडजस्ट होगा, आपको इसकी रिफ़ंड नहीं होना, ये रिकवरी नहीं हो, रिफ़ंड टैक्स है ये, लेकिन इसकी इन कैश आपको रिफ़ंड नहीं होना। नेक्स्ट ईयर में जो टैक्स होगा उसके साथ एडजस्ट होगा। इसकी कैसे अकाउंटिंग की जाएगी, ये 1958 में रिवाइज किया गया ये रूल, ये मेथड, और फर्दर कंट्रोवर्शियल जो बुलेटिन था 1944 उसको यहाँ अपडेट किया गया। इसी तरह 1959 पे अगर हम जाएं, 1959 में क्या काम हुआ कि 1959 प्रोवोक्ड बाय spaces circumstances, the institute now known as the American Institute of Certified Public Accountant or AICPA. अब AICPA क्या किया, अपॉइंट्स अ स्पेशल कमेटी टू रिव्यू द रोल ऑफ रिसर्च इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब 1959 में रिसर्च का रोल ऑफ रिसर्च देखा गया कि जो रिसर्च जो कमेटीज़ बनाई गई, जो रिसर्च हो रही हैं, या अगर रिसर्च की जाएँ, मुख्तलिफ अकेडमिक्स को यहाँ बुलाया गया, 21 मेंबर बनाए गए, और बिग 8 अकाउंटिंग फर्म्स को यहाँ पार्ट बनाया गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड हो गया डिफरेंट, और फॉर एग्जांपल जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये तमाम देखा गया कि रिसर्च बुलेटिन्स का या रिसर्च जो हो रही है उसका क्या रोल है, उससे कितनी डेवलपमेंट आ रही है, कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, और क्या ये प्रिंसिपल अब एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं या नहीं। क्या इनको और कंट्रीज़ और स्टेट्स जिनके साथ ट्रेड में हम जाना चाह रहे हैं, यूएस जाना चाह रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाह रही थी, मल्टीनेशनल नेटवर्क बढ़ाना चाह रहे थे, तो देखा कि इंटरनेशनली क्या ये प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं। तो अब रिसर्च को ज़्यादा फोकस की गई। इसका मतलब 1959 में स्टडीज़ पे और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया गया, और इसके लिए कमेटीज़ बनाई गई कि रिसर्च की जाए कहाँ कहाँ क्या चाहती हैं, और स्टेट्स क्या चाहती हैं, और गवर्नमेंट्स क्या चाहती हैं, और स्टॉक एक्सचेंज क्या चाहती हैं, एकेडमिक्स क्या चाहते हैं। तो उनके ज़रिए देखते हुए टेक्निकल कमेटीज़ यहाँ बनाई गई, और आज इसे हम कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA। तो AICPA यहाँ अपॉइंट किया, कमेटी नॉमिनेट की गई, इंस्टीट्यूट बनाया गया, अपॉइंट स्पेशल कमेटी टू रिव्यू रोल ऑफ रिसर्च इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इन्होंने क्या काम किया, इस AICPA पब्लिक अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट था AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, तो इन्होंने एक स्पेशल कमेटी अपॉइंट की। स्पेशल कमेटी का काम ये था कि आप रिव्यू करें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में रिसर्च का क्या रोल हो सकता है, और रिसर्च के ज़रिए किस तरह हम बेस्ट रूल्स, बेस्ट प्रिंसिपल्स दे सकते हैं। द कमेटी proposes an accounting principles board APB to succeed the committee on accounting procedure. The APB comes into existence in 1959. तो अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड बनाया गया APB। जो अकाउंटिंग प्रोसीजर जो था उसको क्या किया, अकाउंटिंग प्रोसीजर हमने ऑलरेडी कमेटी देखी, वो उसको रिव्यू किया गया, चेंज किया गया, ठीक है, उसको एक्सचेंज किया गया, और एक नए APB बनाया गया। 1959 में इसने काम शुरू किया एज सीनियर टेक्निकल कमेटी ऑफ इंस्टीट्यूट, और ये AICPA की एक सीनियर कमेटी थी, सीनियर टेक्निकल कमेटी थी। अब देख लें इसके 21 मेंबर थे, एंड बाय द फॉलोइंग ईयर इट्स 21 मेंबर्स इंक्लूड, और अब कितने मेंबर्स थे, 21 मेंबर्स थे, इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द बिग 8 अकाउंटिंग फर्म्स। जो बिग 8 बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स थी, बिग 8 जिन्हें कहा जाता है, आप देख सकते हैं बिग 8, यहाँ मैंने नहीं लिखा बिग 8 के लिए क्योंकि हमारा काम बढ़ जाता, फिर उस तरफ हम चले जाते। एज वेल एज अकाउंटिंग अकेडमिक्स भी थे, बिग 8 अकाउंटिंग फर्म्स और अकेडमिक्स यहाँ थे, फाइनेंशियल एग्जेक्टिव्स एंड अदर अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर्स। इन लोगों को 21 मेंबर लिए गए, और 21 मेंबर का 21 मेंबर्स जो थे इनका काम ये था कि आप रिसर्च के ज़रिए आप रिसर्च करें, आप प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन, क्यूरीज ले आएँ, और उन पे आप डिफरेंट फॉर एग्जांपल जो भी
फेस कर रही हैं इस फर्म्स या इंस्टीट्यूट्स या स्टॉक एक्सचेंज या इन्वेस्टर्स जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स पे रिसर्च करें। तो इस कमेटी का ये काम था। Dissents are again to be recorded. The APB was charged with narrowing the differences in accounting practices, which means stop allowing so many optional treatments. अब इस टाइम में इस कमेटी को कहा गया, कमेटी ने ये अपनी रिकमेंडेशंस दी कि जो ऑप्शनल ट्रीटमेंट्स हैं कि हाँ अगर ये करें तो ठीक, नहीं करते तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है कि आप हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में है कि अगर आप कॉन्टीजेंसी है, कॉन्टीजेंट को आप रिकॉर्ड करते हैं ठीक, तो नहीं करते तो इमटीरियल है, और इमटीरियल इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन समझती है उसे इमटीरियल कंसीडर किया जाए। तो यहाँ फिर इस चीज़ को क्लियर किया गया कि इन एम्बिग्विटीज़ को क्लियर किया गया। और ऑप्शनल ट्रीटमेंट्स जो थी, जैसे आपके पास वर्कशीट है तो ऑप्शनल ट्रीटमेंट में रखा गया था, तो नई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वर्कशीट ज़रूर बनाए एडिट पर्पज़ के लिए, हम पब्लिश नहीं की जाती, लेकिन वर्कशीट आपका रिकॉर्ड का पार्ट होना चाहिए। तो ये ऑप्शनल ट्रीटमेंट्स को यहाँ जो इश्यूज थे इनको स्टॉप किया गया, रोका गया कि नहीं अब ऑप्शनल ट्रीटमेंट्स में आप ना जाएं, और तमाम फर्म जो उनके लिए इक्वल रूल्स हों और तमाम फर्म्स के लिए स्टैटिक रूल्स हों कि जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को तमाम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करें, किसी के पास कोई ऑप्शनल ट्रीटमेंट्स ना हो। ठीक है। फिर ये है कि जैसे जीआईटी हम देखते हैं, जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लाइफो मेथड, फाइफो मेथड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लाइफो मेथड यूज़ कर रहे ऑप्शनल है तो फिर आप चेंज करने में नहीं, आप उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होगा कि किन टाइम्स में हम लाइफो मेथड यूज़ करेंगे, किन टाइम के लिए फाइफो, और अगर चेंज किया क्यों किया, ऑडिट पर्पज़ के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए, टैक्स पर्पज़ के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, तो ये सब बताना ज़रूरी होगा। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 1964 में आप देखें कि ओपिनियन 5 दिया गया, जो एपीबी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड जो काम कर रहा था, प्रोसीजर कमेटी नहीं थी, ये प्रिंसिपल बोर्ड जो काम कर रहा था, जो एक 21 मेंबर पे डिपेंडेंट था। एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंसिंग लीजेज बाय leases, but few leases actually capitalize the cost and recognize the corresponding liability for long-term financing leases. The leasing industry opposed to स्ट्रॉन्गर सेट ऑफ क्राइटेरिया। यहाँ ये काम किया गया कि लीज अकाउंटिंग किस तरह की जाएगी। 1964 में ओपिनियन दिया गया एपीबी की तरफ से, और उस ओपिनियन में लीज से रिलेटेड तमाम रूल्स और प्रिंसिपल्स यहाँ डिसाइड किए गए कि लीज के रूल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह किए जाएंगे, अकाउंटिंग में उनको किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा जो इस ईयर से, फॉर एग्जाम्पल अगर लीज हो रही है नेक्स्ट ईयर में जाके फाइनलाइज होगी तो उसको आप फुटनोट्स का पार्ट बनाएंगे, और अगर वो इसी ईयर में स्टार्ट हो रही है तो आप, अगर कॉन्ट्रैक्ट इस ईयर में हुआ है लेकिन स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर में एस्टेब्लिशमेंट उसकी, तो नेक्स्ट ईयर में आप उसको कंपोनेंट्स का पार्ट बनाएंगे, लेकिन इस ईयर में आपको ज़रूर रिकॉर्ड करना हो, लेकिन फुट नोट्स में। ये कुछ रूल्स हैं हमें प्रिंसिपल नज़र आते हैं जो 1964 में लीज से रिलेटेड प्रिंसिपल डिसाइड हुआ। 1966 में आ जाए अगर, एपीबी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड इशूज ओपिनियन 8th ओपिनियन यहाँ इशू किया गया, विच एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट pension liabilities during the period of employee service be shown in the balance sheet। यहाँ ये कहा गया कि अगर किसी भी इदारे पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे पेंशन लाइबिलिटी है तो आप उसे बैलेंस शीट में अपनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करेंगे। पहले नहीं हो रहा था ये, इस पे एम्बिग्विटीज थी, इस पे इश्यूज से कोई कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, ये ऑप्शनल चल रहा था सर्कमस्टांसेस में। तो अब ये चेंज हो गया कि नहीं, आप इस ऑप्शनल नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन खुद ज़रूर रिपोर्ट करेगी अपनी बैलेंस शीट में, ये ओपिनियन दिया गया। बट द एप्लीकेशन ऑफ ओपिनियन डजंट रिजल्ट इन मैनी कंपनीज रिपोर्टिंग मोर पेंशन लाइबिलिटीज। इस ओपिनियन ने यह भी कहा कि जो लाइबिलिटीज आप पे हैं आप वही रिकॉर्ड करेंगे, आप एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज, एक्स्ट्रा पेंशन अमाउंट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो रियल है वही रिकॉर्ड करेंगे। मींस आप पे जो फोरकास्टिंग है उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते, जो फोरकास्टेड या इन फ्यूचर टाइम्स है, तो जो रियल चल रही है, जो रियल लाइबिलिटीज़ आप पे हैं, वो लाइबिलिटीज़ आप ज़रूर पेंशन लाइबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये प्रोटेक्शन थी, आप प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे थे और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिंसिपल्स दे रहे थे। 1967 में APB issues highly controversial opinion 11 on the deferred tax accounting by thinnest majority, which narrows the areas of difference on this continuous subject. Industry opposes the pronouncements। अब 1967 में controversial opinion दिए गए deferred tax accounting से related, tax accounting से related, तो जिसको काफ़ी आप यहाँ जो हमें नज़र आता है कि इसको ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से या मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से रिजेक्शन का सामना हुआ, क्रिटिसिज्म का सामना रहा।
तो 1966 में दोबारा टैक्स पे काम हुआ और टैक्स पर्पज़ के लिए ही गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमारे टैक्स कलेक्शन स्ट्रांग रहे। अब आ जाते हैं 1968 में जो काम हुआ। The SEC Security and Exchange Commission requires for the first time a management discussion and analysis of operations MD&A, which is a narrative discussion of the risk and uncertainties facing a company, including their implications for its future liquidity and solvency. In 1974 and 1980, 1974 and 1980, and later the SEC expands the requirement disclosure to be contained in MD&A. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। MD&A मींस मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। तो 1968 में कहा गया कि SEC से रिक्वायर कहा गया कि आप क्या कर लेंगे। SEC रिक्वायर्स फॉर द फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, कि आप मैनेजमेंट एनुअल रिपोर्ट जब बनती है तो उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए कि हाँ जो भी काम जो भी हमारी पोजीशंस रही ऑर्गेनाइजेशन की, जो स्टेटमेंट्स रही, उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से गुजारा गया। 1950 में हमें नज़र आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट हुई, जो गैप प्रिंसिपल्स की हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो 1950 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर काम शुरू हुआ। तो अब यहाँ ये काम कहा गया, ये रिक्वायरमेंट दी गई कि MD&A को आप अपने इस पे डिस्कशंस और इसकी सर्टेनिटीज अनसर्टेनिटी ज़रूर पार्ट होनी चाहिए एनुअल रिपोर्ट। फिर 1974 और 1980 में भी इसको फर्दर एक्सपेंड किया गया और इसका डिस्क्लोजर पे भी काम हुआ कि इसको ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज भी करेंगे। 1970 की तरफ अगर आ जाएं तो APB इश्यूज ओपिनियन 16 एंड 17 ऑन द बिजनेस कम्बिनेशंस एंड इंटेंजिबल्स। अच्छा, अब आप इंटेंजिबल्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें गुडविल है, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। और हमारे पास गुडविल जो हम दो सेगमेंट्स देखते हैं इंटेंजिबल के, एक हम कहते हैं गुडविल और एक कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। गुडविल जो है 1970 तक गुडविल के लिए था कि 40 ईयर्स लाइफ थी गुडविल की, ठीक है, और गुडविल एमर्टाइज होती थी। आप एमर्टाइजेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो 1970 तक ये प्रिंसिपल था, ये रूल था कि इंटेंजिबल्स तमाम एमर्टाइज होंगे और गुडविल की लाइफ जो है या मैक्सिमम लाइफ जो होगी वो 40 ईयर्स होगी। लेकिन 1970 के बाद इसे चेंज किया गया, 1974 के बाद चेंज किया गया कि नहीं, गुडविल जो है वो इंडेफिनेट एसेट है। जैसे लैंड फिक्स्ड एसेट में इंडेफिनेट है, तो गुडविल भी इंडेफिनेट एसेट। गुडविल की कोई लाइफ अब नहीं है, गुडविल अब इंडेफिनेट लाइफ रखती है और आपके पास एमर्टाइज भी नहीं होती, अब ये इम्पेयर्ड होती है। इसका मतलब है कि ये फिर इस पे क्योंकि ऑब्जेक्शन थे कि गुडविल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एमर्टाइज नहीं हो सकती। एमर्टाइजेशन में तो ज़ीरो पे हम चले जाते हैं, हमारे रिजल्ट्स ज़ीरो हो जाते हैं, फुली एमर्टाइज या कंज्यूम्ड हो जाते हैं। तो गुडविल तो फुली यूटिलाइज नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती। तो फिर ये कॉन्सेप्ट दोबारा 1940 में 40 ईयर्स कहा गया। इसके बाद इसे चेंज किया गया कि नहीं, ये अमर्टाइजेशन एक्सपेंस गुडविल पे नहीं होगा और बाकी जो आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, तो उन पे क्या होगा, आप ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे और उनकी लाइफ हमें नज़र आती है, हमें उनका टाइम स्पेन नज़र आता है। The APB issues opinion 16 and 17 on business combination and intangibles. 1970 में दोबारा business combinations पे opinion issue किए गए, opinion दिए गए, and intangibles. Following intense lobbying by the industry and government either for or against pooling of the interest accounting and the mandatory amortization of goodwill. देखें यहाँ amortization पे सिर्फ बात हो रही थी, over a defined useful life. यहाँ तक useful life थी। इसके बाद इस पर क्रिटिसिज्म रहा और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो इसके बाद गुडविल की अब इंडेफिनेट रिकॉर्ड होती है, गुडविल की कोई लाइफ रिकॉर्डेड नहीं है, गुडविल इम्पेयर्ड होता है। मींस के गुडविल को आप गुडविल में वीकनेस आ सकती है, गुडविल एमर्टाइज नहीं हो सकता। Pooling of interest is continued in specified circumstances and APB requires the amortization of intangibles over a very long life, 40 years, so as to minimize the amount of amortization expense each year. फिर ये कहा गया कि जैसे आप हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, डिप्लेशन रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज एमर्टाइजेशन भी कंपनीज ज़रूर रिकॉर्ड करेंगी, ज़रूर रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ, ये प्रिंसिपल दिया गया। और दूसरा ये है कि मैक्सिमम लाइफ 40 ईयर्स यहाँ कही गई इंटेंजिबल्स की, लेकिन 40 ईयर्स के बाद चेंज हुई। 40 ईयर्स में आज आप देख लें कॉपीराइट की लाइफ सबसे ज़्यादा है। हम अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 40 ईयर्स है। तो इस तरह डिफरेंट
फॉर एग्जांपल 120 ईयर्स तक भी हम देखते हैं तो, और पेटेंट्स को देख लें, पेटेंट्स की लाइफ जो है वो 18 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो ये लाइफ बाद में इनमें चेंज आता रहा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कहीं ज़रूर देखेंगे। अब देखते हैं 1971 और 72 में जो काम हुआ कि वीट स्टडी ग्रुप, एक स्टडी ग्रुप, वीट स्टडी ग्रुप नाम दिया गया, अपॉइंटेड इन 1971 बाय इंस्टीट्यूट, रिकमेंड्स दैट एन इंडिपेंडेंट फुल टाइम स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB, विच वुड बी ओवरसीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन। आज अब जितना भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और कास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये 1971 और 72 में जाके FASB पे काम हुआ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बनाई गई कि फुल टाइम स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, एक बोर्ड बनाया गया कि इस बोर्ड का काम ये होगा कि ये मुसलसल काम करता रहेगा, और एक बोर्ड मीन्स कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा। तो यहाँ कुछ मेंबर्स का एक आप कह सकते हो ऑफिशियल बोर्ड बनाया गया, विच वुड बी ओवरसीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन जो है उसके साथ इसकी कोलैबोरेशन में ये काम कर रहा था, शुड रिप्लेस द पार्ट टाइम APB। अब APB को यहाँ 71 और 72 में 1971 से 72 में APB जो था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड जो था, इसको अब क्या कर लिया गया, रिप्लेस किया गया, और इस पर बोर्ड को रिप्लेस करके FASB कहा गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वुड हैव अ लार्ज रिसर्च स्टाफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए एक बड़ा रिसर्च स्टाफ था, would follow an elaborate due process and would have a sizable budget financed by the donations to the foundation and the sale of publications. Descents would be recorded. The institute approves these recommendations in its entirety in 1972. The FASB began operations on July 1st, 1973. FASB की पब्लिकेशंस, जो रिसर्च हो रहा था उनकी पब्लिकेशंस, और वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होगी, तो एक बॉडी बनाई गई कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, और जिस तरह आप रेवेन्यू जनरेट करें और रिसर्च करें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देंगे, उन पे रिसर्च होगी, फॉर एग्जांपल जो कंक्लूजन्स होंगी उसको गवर्नमेंट को फर्दर रिव्यू के बाद, बॉडीज़ को रिव्यू के बाद उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, तो एक अब लीगल बोर्ड बनाया गया FASB, जो 1971 से 72 में ये आप कह सकते हैं कि फुल टाइम स्टैंडर्ड बॉडी पे काम हुआ इस पे, और इसने और रिप्लेसमेंट की गई APB के साथ। तो ये हम 1972 तक देख रहे हैं। अब जो गैप प्रिंसिपल्स हैं वो हमें जो हिस्ट्री नज़र आती है 73, 74 तक गैप जाके अब काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके थे और इनको इम्प्लीमेंट किया जा चुका था। उसके बाद इसमें चेंजेस टाइम के साथ आज तक आप अगर फॉर एग्जांपल आज SECP आप पाकिस्तान SECP पे जाएं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, वहाँ भी रेगुलेशंस आपको नज़र आती हैं, हर ईयर की, हर साल की नई रेगुलेशंस आ रही हैं, नए चेंज आ रहे हैं। इसी तरह आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, FASB, AICP है, तो आपको नई रेगुलेशंस टाइमली नज़र आती हैं। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं गैप प्रिंसिपल्स, या जो बेसिक गैप प्रिंसिपल्स हैं, वो 1974 तक फुली डेवलप हो चुके थे और अब उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा चुका था। अब आते हैं 1973 पे, द ट्रू ब्लड स्टडी ग्रुप। अब एक और स्टडी ग्रुप था, मीन के डिफरेंट ग्रुप बनाए गए थे जो रिसर्च कर रहे थे, अपॉइंटेड इन 1971 बाय AICPA, इशूज अ बुकलेट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब इन्होंने बुकलेट, आप देख सकते हैं डिफरेंट बुकलेट्स में, जो आपको पेजेस शेयर करूंगा वहाँ भी आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा उन पेजेस में कि डिफरेंट बुकलेट्स पब्लिश की गई, जो बुकलेट्स ऑर्गेनाइजेशन में या डाइजेस्ट की तरह या वॉल्यूम्स की तरह आप कह सकते हैं कि उनको पब्लिश किया गया, पहुंचाया गया, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होनी चाहिए, ये 1973 में ये काम हुआ। और यहाँ तक अब क्लियर हो चुका था अकाउंटिंग साइकिल की जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक हम जा रहे होते हैं, तो यहाँ काम कंप्लीट हो चुका था और इसने अब फुल फ्लैज एक स्ट्रक्चर दे दिया था। प्रिंसिपल्स हमें मिल चुके थे US गवर्नमेंट को, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट्स को या उनकी लीगल बॉडीज़ को प्रिंसिपल्स अब मिल चुके थे, जो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी थे क्योंकि डिफरेंट कंट्री से मेंबर लिए गए थे, और US में भी उनको इम्प्लीमेंट
किया जा चुका था, एंड विच एडवोकेट्स आर डिसीजन यूजफुलनेस अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट इज़ commended to the attention of new FASB। अब ये जैसे ओपिनियन दिया गया, इसके बाद नया FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसमें नई न्यू चेंजेस, फॉर एग्जांपल अटेंशन, न्यू अटेंशन यहाँ डेवलप, अटेंशंस डेवलप हुई। और इस तरह जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो 220 तक, आज तक आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हम गैप को 1973 तक यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ हमने हिस्ट्री देखी है, और स्टार्ट की हमने स्टॉक मार्केट क्रैश से। स्टॉक मार्केट क्रैश से ये हिस्ट्री स्टार्ट हुई, ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और आज तक के टाइम में 1973 और उसके बाद और 220 तक, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, टाइमली पीरियड सर्बियस-ऑक्सले हम देखेंगे। सर्बियस-ऑक्सले एक्ट जो दिया गया 2002 में। तो टाइम के साथ साथ जैसे डेवलपमेंट आ रही है, जैसे चेंजेस आ रही हैं, बिजनेस डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेवलपमेंट हो रही है, तो प्रिंसिपल्स में भी तामीम हो रही हैं, उनमें भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। तो उम्मीद है आप कुछ समझ चुके होंगे, कुछ आइडियाज़ आपके क्लियर हो गए होंगे कि गैप प्रिंसिपल्स जो भी आज हम अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, टैक्सेशन मैनेजमेंट है, जो जिन रूल्स पे हम करते हैं, हमारे पास जो आज स्ट्रक्चर्स हैं स्टेटमेंट बनाने के, हमारे पास जो अकाउंटिंग साइकिल हैं, जो हमारे पास डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं, जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, हम इंटेंजिबल एसेट्स कह रहे होते हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिक्टिशियस एसेट्स पे बात करते हैं, आप डेफर्ड पे बात करते हैं, आप क्रेडिट साइड पे बात करते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल डेबिट, या आप जैसे रूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बात करते हैं, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये तमाम जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है, ये क्योंकि हम फॉलो तो अपने प्रिंसिपल्स को ही कर रहे होते हैं, गैप प्रिंसिपल्स को कर रहे होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कर रहे होते हैं। ये यहाँ तक आज हमने देखा है, समझने की कोशिश की। अब आपका असाइनमेंट वर्क ये है कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS को आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे कि IFRS है क्या, IFRS में कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं, कौन कौन सी रेगुलेशंस आती हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मीनिंग्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो अब मैं आपको असाइनमेंट वर्क साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब आप असाइनमेंट वर्क आपके लिए है कि IFRS आप स्टडी कर लें, IFRS कॉन्सेप्ट्स आपका असाइनमेंट है। ये आपका असाइनमेंट वर्क है, और इसको आप अपने पास अभी सिर्फ समझने की ने कोशिश करें, इनको ब्रीफ फॉर्मेट में, ब्रीफ स्ट्रक्चर में IFRS को पढ़ेंगे भी सही आप, और अपने पास आप असाइनमेंट भी बनाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को IFRS नहीं समझ आ रहा तो ज़रूर आपने क्वेश्चन करना है, ज़रूर पूछना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए तो आपने मुझे बताना है। तो यहाँ तक आज हम गैप को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लॉकडाउन चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ आपको ये तमाम वीडियोस मिलेंगी, यहाँ तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।